जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस का। पहलगाम हमले को लेकर दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक। सभी ने हमले की निंदा की। राहुल बोले, सरकार की किसी भी कार्रवाई का करेंगे समर्थन। कश्मीर में शांति के प्रयास पर हुई बात। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद धर्मनगरी हरिद्वार में मारे गए निर्दोष लोगों की आत्मा की शांति के लिए दीपदान। गंगा से आतंकवाद और आतंकियों के खात्मे के लिए की प्रार्थना। उधम सिंह नगर के किच्छा में हुए अनिता हत्याकांड का खुलासा। जेवर लूटने के इरादे से किया था मर्डर। पुलिस ने आरोपी ठेकेदार विष्णु रस्तोगी को किया गिरफ्तार। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अवैध रूप से संचालित कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री का भंडाफोड़। बिना लाइसेंस और फूड सेफ्टी स्वीकृति के चल रही थी। अधिकारियों ने किया सीज। और 30 अप्रैल को खुलेंगे गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट। चारधाम यात्रा की होगी शुरुआत। 2 मई को केदारनाथ, 4 मई को बद्रीनाथ धाम और 25 मई को हेमकुंड साहिब के खुलेंगे पट। 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने करवाया रजिस्ट्रेशन। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में इसकी भर्त्सना की जा रही है। धर्मनगरी हरिद्वार में इस हमले में मारे गए निर्दोष लोगों की आत्मा की शांति के लिए पवित्र हर की पौड़ी पर दीपदान किया गया और मां गंगा से दुनिया से आतंकवाद और आतंकियों के खात्मे के लिए प्रार्थना की गई। गंगा सभा के पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने श्रद्धांजलि में हिस्सा लिया। गंगा सभा के महामंत्री तन्मय ने कहा कि यह हमला किसी नागरिक पर हमला नहीं बल्कि पूरे देश पर हमला है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस पर ठोस कार्यवाही की मांग की। ये कल बहुत ही एक विभत्स घटना, एक आतंकवादी हमला पहलगाम में, जो भी वहाँ हमारे हिंदू भाई विशेष रूप से एक घटना की गई और इतनी निंदनीय घटना थी कि हमला करने से पहले उनका धर्म पूछा गया, उनकी जानकारी ली गई और उसके बाद गोली मारी गई। जितनी निंदा की जाए इस घटना की उतनी कम है। यह हमला सिर्फ भारत पर ही नहीं, एक सिर्फ आतंकवादी हमला नहीं है, ये हमारी पूरी संस्कृति पर एक प्रकार से एक हमला किया गया है। समस्त गंगा सभा के पदाधिकारी सदस्यगण ने यहाँ पर कल हुए घटना में जो हमारे कुछ हिंदू भाई अपनी इस जीवन लीला को समाप्त कर गए, निश्चित रूप से उनके परिवार में हम सब उनके दुख में शामिल हैं और उनकी आत्मा को माँ गंगा अपने चरणों में स्थान दे, उनको उत्तम लोक प्राप्त हो, इसके लिए हमने यहाँ पर कामना की है और दीपदान किया है। 30 अप्रैल को कांग्रेस प्रदेश में विशाल संविधान बचाओ रैली निकालेगी, जिसमें कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। आपको बता दें, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कल एक मीटिंग संपन्न हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि भाजपा जिस प्रकार से संविधान और कानून की धज्जियां उड़ा रही है, पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हर जगह बीजेपी अपनी मनमानी चला रही है। इसको देखते हुए प्रदेश में 30 अप्रैल को विशाल संविधान रैली निकालने का निर्णय लिया गया है। जिस तरीके से बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, संविधान के प्रदत्त अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है, ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट जो है, ये करके लोकतंत्र को खतरे में डालने की काम कर रहे हैं। इसलिए संविधान बचाओ रैली 30 तारीख को पूरे देश में है।
जिलाधिकारी चंपावत नवनीत पांडे ने यूसीसी के तहत आज अपने विवाह का पंजीकरण कराया। साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद से ही विवाह रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अनिवार्य हो गई है। यूसीसी नियमावली के तहत 27 जनवरी 2025 के बाद जो भी विवाह होगा उस विवाह का रजिस्ट्रेशन विवाह की तिथि से अगले 60 दिन के भीतर करना अनिवार्य होगा। यूसीसी पंजीकरण के लिए यूसीसी की वेबसाइट पर आम जनता आसानी से विवाह रजिस्ट्रेशन कर सकती है। इसके लिए यूसीसी वेबसाइट को काफी सरल बनाया गया है, जिससे लोग लैपटॉप या फिर मोबाइल फोन के जरिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए, इसमें जितने भी हमारे उत्तराखंड के नागरिक हैं उनके लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। अब उसमें अलग अलग सुविधाएं दी गई हैं। ये यूसीसी की वेबसाइट पर जाकर भी स्वयं लोग ऑनलाइन अपना जो है पंजीकरण करा सकते हैं, या कोई भी निकटतम हमारा जो कॉमन सर्विस सेंटर है उसके माध्यम से आप इसका पंजीकरण करा सकते हैं। इसमें मुख्यतः हमने 2 व्यवस्थाएं बनाई हैं, जिसमें कि हमारे जो उपनिबंधक होते हैं जो इस मैरिज का रजिस्ट्रेशन करते हैं, वे ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हैं वो हैं, और जो नगरीय क्षेत्र हैं उसमें हमारे जो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका हैं उनको उपनिबंधक बनाया गया है। कोई भी व्यक्ति जब आवेदन करता है तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो अपलोड होते हैं उनकी जांच के लिए 15 दिन का समय निर्धारित किया गया है। हमारे जितने भी उपनिबंधक हैं समय अंतर्गत उन एप्लीकेशंस का निस्तारण करते हैं। यदि एप्लीकेशन हर महीने में पूरी होगी तो तत्काल उसका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। अगर उसमें कोई भी अभिलेखीय कमियां होती हैं, कोई अन्य कारण से उसमें कोई डाउट होता है, तो क्लैरिफिकेशन के लिए हम उसको दोबारा आवेदक को उसको वापस कर देते हैं। और यदि आवेदक चाहे तो हमसे वो सीधे तहसील में या किसी नगर पालिका में या ग्राम पंचायत अधिकारी से संपर्क भी कर सकता है, और हम पूरा प्रयास करते हैं कि यथासंभव उनकी समस्या का समाधान कर सकें। उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में उद्योग बंधु की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सिडकुल स्थित इंडस्ट्रीज के सैकड़ों पदाधिकारी और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। उद्योग बंधु की बैठक में उद्योगों से संबंधित समस्याओं, विकास कार्यों और सरकार से मिलने वाली सुविधाओं और योजनाओं को लेकर चर्चा की जाती है। कार्यक्रम में सिडकुल के रीजनल मैनेजर मनीष बिष्ट के अलावा एडीएम पंकज उपाध्याय के साथ अलग अलग कई विभागों के अधिकारी भी बैठक में चर्चा के लिए पहुंचे। इसके बाद बैठक में संबंधित सुझावों को लेकर जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने जानकारी दी। उद्योग मित्रों में आज जो बैठक हुई इसमें पुराने बिंदुओं पे भी हम लोगों ने देखा गया, काफी पॉइंट्स हमारे यूपीसीएल से संबंधित थे, कुछ हमारे आवास विभाग से भी संबंधित थे, कुछ शासन स्तर के भी बिंदु थे। तो शासन स्तर पे हम लोगों ने बैठक के लिए हम लोग अनुरोध करेंगे ताकि उनको जल्दी से हम लोग समाधान कर सके। जो जनपद लेवल के कई इश्यूज ऐसे थे जिनको समाधान कर लिया गया, और कुछ में विभागीय समाधान की भी अभी आवश्यकता है, जिसको जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। सबसे जो हमारा मेजर इशू ये है कि हमारा जो सिडकुल जो हमारा काम कर रहा है, सिडकुल के जो विषय हैं सारे इंडस्ट्रीज के विषय हमारे आ गए, और हमारी कोशिश यही की जा रही है कि इसमें कि जल्द से जल्द जो हम समाधान दें उसको हम लोग उससे इंडस्ट्री और प्रोडक्शन कर सके और एम्प्लॉयमेंट दे सके, और इससे पूरी जनता को लाभ मिल सके। ये हमारी जनपद उधम सिंह नगर की हमेशा प्राथमिकता रही है और इसमें हम लोग कार्यरत हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के जसपुर नगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर धीरेन्द्र मोहन गहलोत सहित सभी अस्पताल कर्मियों ने जम्मू कश्मीर के आतंकी हमले में जान गंवाने वाले मृतकों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर में जो कश्मीर के पहलगांव में उग्रवादियों द्वारा 26 टूरिस्टों की नृशंस हत्या की गई है, उन शहीदों को शांति देने के लिए यहाँ पर 2 मिनट का मौन रखा गया है। साथ ही सभी इस घटना से बड़े द्रवित हैं और सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो उनके परिवारों के साथ न्याय करें। वन विभाग की टीम ने शहर में बड़ी कार्रवाई करते हुए पिंजरों में बंद बेजुबान पक्षियों को मुक्त करवाया है। शहर के मछली मोहल्ला में इन पक्षियों का कारोबार करने वाले 2 लोगों को वन विभाग की टीम अपने साथ ले गई। यहां उनसे बंद कमरे में पूछताछ की जा रही है। वन विभाग की टीम को आशंका है कि इस कारोबार में और भी लोग जुड़े हो सकते हैं। आपको बता दें, पिछले लंबे समय से रुड़की शहर के मछली मोहल्ला में बेजुबान पक्षी, जिनमें अधिकतर तोते थे, उनको पिंजरे में बंद करके कड़ाके की धूप में छत पर रखा गया था। लेकिन इसी बीच वन विभाग के वन दरोगा आशुतोष नीम को सूचना मिली कि बिल्डिंग की छत पर भी छुपाकर बड़ी संख्या में
तोते रखे गए हैं। सभी पिंजरों को लेकर विभाग के कार्यालय में पहुंच गए, जहां हिरासत में लिए गए दोनों युवकों से वन विभाग की टीम पूछताछ कर रही है। तो छानबीन जारी है, इसमें पूछताछ जारी है। फिलहाल तो हमको जैसे मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई थी और अन्य भी कई जगहों से कई दिन से सूचनाएं आ रही थी यहाँ पे कि कुछ प्रतिबंधित पक्षी हैं जो कि किसी चिकन शॉप में रखे हुए हैं और उनको बेचने का काम करते हैं। तो उसी सूचना पे हमने एक्शन लेते हुए अभी पूरी एसओजी की टीम और रेंज के काफ़ी वन दरोगा या जो भी हमारे कर्मचारी हैं, तो दोनों लोगों ने मिल के यहाँ पे ये कार्रवाई की है। तो प्रतिबंधित श्रेणी के कुछ जैसे कि उसमें एक तो अलेक्जेंड्रियन पैराकीट होता है उस टाइप की, और तोते की जो प्रजातियां हैं जो कि हमारे शेड्यूल 2 में आती हैं, तो वो प्रजातियां कुछ मिली हैं। बाकी अभी हम काउंटिंग भी कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम जल्दबाजी में ये सब पिंजरा वगैरह लेके आए हैं। तो पिंजरे अभी हमने रखवाए हुए हैं। पहले हम ये इनका बयान ले लेते हैं और फिर हम क्रॉस वेरीफाई इनसे कर लेंगे कि जो ये बयान दे रहे हैं सच है नहीं है। जो भी इसमें फिर कार्रवाई बनती है WPA के अकॉर्डिंग, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो भी कार्रवाई बनती है तो उनसे फिर उसके अकॉर्डिंग हम कार्रवाई करेंगे। चारधाम यात्रा को लेकर अब रुड़की नगर निगम एक्शन में है, जिसके चलते रुड़की के बीटीगंज सहित मुख्य मेन बाजार सहित मछली मोहल्ला, जमेरात पीठ बाजार से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। MNA राकेश चंद्र ने बताया कि चारधाम यात्रा को लेकर रुड़की के मुख्य बाजारों और चौराहों से अवैध अतिक्रमण हटाया जाएगा। इस काम में स्थानीय पुलिस और निगम के कर्मचारियों के सहयोग से इसे अंजाम दिया जा रहा है, जो लगातार जारी रहेगा। लगातार जाम की समस्या को देखते हुए और आज जो है हमने पूर्व से अनाउंस करवा दिया था कि इनक्रोचमेंट हटाया जाएगा। तो आज हमारा नगर निगम की टीम, पुलिस प्रशासन सबके सहयोग के माध्यम से बीटीगंज से अभियान चलाया जा रहा है और जहां जहां झाप निकले हुए हैं या फड़ आदि अव्यवस्थित तरीके से इनक्रोचमेंट करके लगाए गए हैं तो उनके विरुद्ध चालानी की कार्रवाई भी की जा रही है। कि ये ह्यूमन टेंडेंसी है और इस तरह करेंगे तो उनके अभी तो चालानी कार्रवाई हो रही है, फिर सामग्री जब्त की जाएगी और उनको अधिक पनिशमेंट दिया जाएगा। उधम सिंह नगर के किच्छा में हुए अनीता हत्याकांड का किच्छा पुलिस ने खुलासा कर दिया है। अनीता देवी की हत्या जेवर लूटने के इरादे से की गई थी। किच्छा कोतवाली अंतर्गत क्षेत्र में 15 अप्रैल को मेहनत मजदूरी करने आई 32 वर्षीय महिला अनीता संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। किच्छा के महाराजपुर क्षेत्र में बरोर नदी से अनीता देवी का शव पुलिस ने बरामद कर लिया था। 21 अप्रैल को मृतका के पति ने किच्छा पुलिस को सूचना दर्ज करवाई थी। आरोप लगाया कि उसकी पत्नी अनीता ठेकेदार विष्णु रस्तोगी के साथ काम करती थी। उन्होंने शक जाहिर करते हुए कहा कि विष्णु रस्तोगी ने अनीता की हत्या करने के बाद उसके सोने चांदी के जेवर लूट लिए और अनीता के शव को नदी में ठिकाने लगा दिया। घटना का खुलासा करते हुए प्रशिक्षु IPS निशा यादव ने बताया कि अनीता के पति की शिकायत पर पुलिस ने ठेकेदार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर सूचना के आधार पर रस्तोगी को गिरफ्तार कर लिया। देखिए 20 अप्रैल को हमें एक सूचना मिली थी कि लालपुर की बरोड़ नदी में एक अज्ञात शव मिला है। वो एक महिला का शव था। जब मौके पर पहुंचे तो पानी में से उसका शव निकाला गया और उसके सर पर गंभीर चोटें थी। शव को मॉर्चरी भेजा गया अगले दिन और उसकी शिनाख्ती तैयारी की कोशिश की गई। 21 तारीख को उस शव का शिनाख्त हो पाया उसके पति द्वारा, श्याम सुंदर द्वारा बताया गया कि ये शव उसकी पत्नी अनीता का है जो लेबरी का काम करती है। उसके द्वारा थाने में एक तहरीर दी गई कि उसकी पत्नी लेबरी का काम करने के लिए विष्णु रस्तोगी नाम के ठेकेदार के पास काम करने जाती थी 10-15 दिन से, और लास्ट टाइम भी उसी के घर गई थी काम करने। उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं था। हमारे द्वारा पुलिस टीम के द्वारा टीमें गठित की गई और विष्णु रस्तोगी की तलाश की गई। दिनांक 22/4 को विष्णु रस्तोगी को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। उसके घर पर दबिश देने के बाद विष्णु रस्तोगी से पूछताछ की गई और उसने पूछताछ में बताया कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ा हुआ था और उसने लूट करने के उद्देश्य से अनीता की हत्या की है। उसके बाद उसने उसके गहने लूट लिए। उसके बयानों में ये भी प्रकाश में आया कि उसकी मदद उसके मुँह बोले साले जिसका नाम है चरणजीत उर्फ बिट्टू जो उसके घर में रहता है उसने की थी।
इसके अलावा प्रकाश में आए 3 और लोग, उसकी बीवी नीरज, उसके दामाद संजू और संजू के दोस्त अभिषेक को भी आज गिरफ्तार कर लिया गया है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित हो रही कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री का प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने भंडाफोड़ किया। ये कार्रवाई एसडीएम राहुल शाह और नगर आयुक्त ऋचा सिंह के नेतृत्व में की गई। प्रशासनिक टीम ने मलिक के बगीचे के पास फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां बिना किसी वैध लाइसेंस और बिना किसी फूड सेफ्टी स्वीकृति के कोल्ड ड्रिंक का निर्माण किया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि फैक्ट्री में उत्पादित कोल्ड ड्रिंक गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं थी। एसडीएम राहुल शाह और नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई फूड सेफ्टी अधिनियम के अंतर्गत की गई। फैक्ट्री को तत्काल सीज कर दिया गया और संचालक के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वार्ड नंबर 32 में बनभूलपुरा में पूर्व में जो मलिक का बगीचा था उसके समीप में एक आवासीय भवन के अंदर अवैध रूप से कोल्ड ड्रिंक, सोडा आदि बनाने की अवैध फैक्ट्री संचालित थी। मौके उनके पास संचालन के संबंध में कोई भी साक्ष्य या कोई भी अभिलेख, कोई भी अनुमति नहीं थी। इसके अलावा जो इनके द्वारा सामग्री यूज की जा रही थी वो भी फूड ग्रेड की मौके पे संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। खाद्य सुरक्षा के द्वारा इसमें सैंपलिंग की जा रही है। इसके अलावा इसका अवैध संचालन तत्काल प्रभाव से बंद किया जा रहा है। हल्द्वानी के साथ इसमें कार्रवाई की गई है और ये इसमें खाद्य विभाग वाले भी साथ में हैं। इनका कोई लाइसेंस नहीं है और कुछ भी क्या किन मानकों पे बना रहे हैं, कोई मानक इनके द्वारा पूरे नहीं किए गए हैं। पूरी तरीके से अवैध रूप से चल रही थी, जिसे यहाँ पर भी सील भी किया गया है। डेंगू का डंक गहराता जा रहा है। इस मुद्दे पर बात करते हुए देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनोज कुमार शर्मा ने कहा कि डेंगू के ज्यादातर जो मामले हैं वो प्राइवेट अस्पतालों के हैं। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी के नेतृत्व में हमारी टीम लगातार डेंगू को लेकर काम कर रही है। इसमें नगर निगम की टीम भी शामिल है। 17 मरीज हमारे देहरादून जनपद के हैं, 12 मरीज अन्य जिलों के हैं। हमारे विभाग के द्वारा जगह जगह देहरादून के वार्डों में आशाओं के द्वारा डेंगू को लेकर अभियान चलाया जा रहा है और फॉगिंग की कार्रवाई की जा रही है। डेंगू के लार्वा को भी लगातार नष्ट किया जा रहा है। विभाग के द्वारा सभी अस्पतालों के लिए एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। देखिए, जो 29 केस आए हैं अधिकतर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आए हैं, जिसमें से जो 17 हैं वो हमारे जनपद देहरादून के हैं, 12 वो अन्य जिलों के, अन्य राज्यों से यहाँ पर आए हैं। ये बात सही है कि थोड़ा समय से पहले इस बार जो है वो डेंगू स्टार्ट हो गया है, तो उस तरीके से हमने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी डेंगू इतने केसेस आएंगे। लेकिन जैसे ही हमारे संज्ञान में आया तो तैयारियाँ इसके संबंध में शुरू कर दी गई थी। तो अभी जो हमारे द्वारा जो मेन जो फोकस किया जा रहा है वो लार्विसाइडल एक्टिविटी पे किया जा रहा है और हाउस टू हाउस हम विजिट करवा रहे हैं आशाओं के माध्यम से। डेंगू वॉलेंटियर भी हम जल्दी ही रखेंगे, उनके माध्यम से हाउस टू हाउस हम विजिट करवाएंगे, जिसमें हम लार्वा दिखवाते हैं। कोई लार्वा तो नहीं है किसी बर्तन में, वहाँ बाहर खुले में पानी तो नहीं भरा है, गड्ढे में पानी तो नहीं है, उसमें कोई लार्वा तो नहीं है। और लार्वा मिलता है तो उसको डिस्ट्रॉय करवाते हैं। नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर ही रेलवे ट्रैक के पास संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस प्रशासन ने बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस प्रशासन के अनुसार मृतक व्यक्ति का नाम अर्जुन शाह निवासी राजीव नगर झनकैया क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मामला मर्डर का लगता है। बाकी पुलिस जांच के बाद ही सब कुछ पता चल पाएगा। घटनास्थल से मात्र 500 मीटर की दूरी पर रेलवे ट्रैक के पास एक और डेड बॉडी मिली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हाथ से अलग अलग का तो जो सुबह मिली थी बॉडी, उसके तो गले में कपड़ा बंधा हुआ था, तो वो तो मर्डर लग रहा है। और ये दूसरा तो ये अभी थोड़ी देर पहले ही बता रहे हैं यहाँ के आसपास के लोग, थोड़ी देर पहले ही इसकी डेथ हुई, थोड़ी देर पहले बैठा हुआ था।
चंपावत जिला मुख्यालय के विभिन्न स्थानों पर चंपावत पुलिस की ओर से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में पुलिस की ओर से चंपावत बाजार क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया गया और दर्जनों वाहन चालकों का चालान किया गया। सीओ वंदना वर्मा के नेतृत्व में चंपावत पुलिस ने बाजार मुख्यालय क्षेत्र में दुपहिया वाहन चालकों और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध अभियान चलाया और कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस की ओर से 2 दर्जन से ज्यादा वाहन चालकों का चालान किया गया और उन्हें यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई। सीओ वंदना वर्मा ने कहा कि पुलिस की ओर से लगातार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई जारी रहेगी। हम लोग के द्वारा यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। अभी थाना फोर्स को लेकर ये मार्केट में अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जो होटल ढाबे हैं, इसमें भी जो लोग अनावश्यक रूप से शराब का सेवन करते हैं या बैठे रहते हैं, इन पर भी कार्रवाई की जा रही है। या कोई दुकानों में अपनी दुकान की आड़ में शराब पिला रहा है, उन पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा जो यहाँ वाहन हैं जो बेतरतीब मार्केट में खड़े रहते हैं और यातायात व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अतिक्रमण के खिलाफ भी इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। धाम यात्रा को लेकर शासन प्रशासन पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोलने के साथ ही 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ धाम, वहीं 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने जा रहे हैं। इसको देखते हुए प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। पर्यटन सचिव ने बताया कि 4 धाम यात्रा को देखते हुए लगभग सभी तैयारियां कर ली गई हैं। 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने 4 धाम यात्रा सहित हेमकुंड साहिब के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लिया है। इसके साथ ही 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन के लिए काउंटर भी लगाए जाएंगे। अभी गंगोत्री और यमुनोत्री जो धाम है उनके कपाट 30 अप्रैल को खुल रहे हैं। केदारनाथ के कपाट 2 मई को खुल रहे हैं और बद्रीनाथ के कपाट 4 मई को खुल रहे हैं और हेमकुंड साहब के कपाट 25 मई को खुल रहे हैं। उसके सापेक्ष में जो भी तैयारी जिला प्रशासन के द्वारा और विभिन्न जो 18 विभाग जो 4 धाम यात्रा की व्यवस्था सुसज्जित करने में, सुव्यवस्थित करने में हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं, उनके द्वारा भी कार्रवाई कर दी गई है। मैंने कल ही केदारनाथ और बद्रीनाथ इन धामों का भी दौरा किया है, बाकी वरिष्ठ अधिकारियों ने भी दौरा किया है। तो व्यवस्था जहाँ पे कमियां हैं उसको हम पूरा भी कर रहे हैं। और आज सुबह 10 बजे तक जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो आंकड़ा है वो चारों धाम मिला के 4 धाम और श्री हेमकुंड साहब मिला के 20,21,000 यात्रियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया है। और आने वाले 28 तारीख से ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था हमने ऋषिकेश, हरिद्वार और विकासनगर में की है। तो 28 तारीख से वो भी हमारे काउंटर्स ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के शुरू हो जाएंगे। देखिए अभी गंगोत्री और यमुनोत्री और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।